हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिट 3 ऑफ लीगल स्टडीज, दैट इज आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लीगल सिस्टम को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एडवर्सेरियल सिस्टम एंड सेकेंड इज इंक्विस्टोरियल सिस्टम। वेल, एडवर्सेरियल सिस्टम में एक जज होता है, दो पार्टीज होती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एंड इन दो पार्टीज के फर्दर आगे लॉयर्स होते हैं। सो इस सिस्टम में जज का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, बहुत ही पैसिव रोल होता है, क्योंकि इस सिस्टम में पार्टीज एंड उनके लॉयर्स ही सारा काम करते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या होंगे, वही दोनों पार्टीज एंड लॉयर्स एविडेंस गैदर करते हैं एंड जज एक पैसिव रोल प्ले करता है, क्योंकि जज को सिर्फ एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स जो पार्टीज ने प्रेजेंट किए हैं उनके बेसिस पर केस को डिसाइड करना होता है। पार्टीज के लॉयर्स दूसरे पार्टी के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं एंड फर्दर ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे क्रेडिबिलिटी टेस्ट हो सके एंड जज को सिंपली डिसीजन देना होता है पार्टीज के एफर्ट के बेसिस पर, पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस के बेसिस पर। सो ये सिस्टम इंडिया, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड वही सारी कंट्रीज जहाँ कॉमन लॉ फॉलो होता है उन कंट्रीज में अप्लाई किया जाता है। इस सिस्टम का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन जो टेक्निक होती है उससे क्रेडिबिलिटी टेस्ट की जाती है विटनेस की, कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। प्लस पार्टीज को बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एंड पार्टीज बहुत ही अच्छे से इस प्रोसेस को गवर्न कर सकती हैं। वेल, इस सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है कि सारा कॉस्ट जो प्रोसेस का होता है वो पार्टीज पे फॉल करता है। सो बेसिकली अगर कोई रिच पार्टी होगी वो ज़्यादा अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर पाएगी, ज़्यादा अच्छे से वो प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएगी, वेयर एज इन कंपैरिजन टू पुअर पार्टी इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। सो एक तरह से ये सिस्टम इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि रोल ऑफ लॉयर से एंड प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन से ये प्रोसेस बहुत ही डिले हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि डिसीजन बहुत लेट आए। वेल, थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि जज एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, इसलिए जज अपने आप को बाउंड भी नहीं करता कि उसे हमेशा ट्रुथ के बेसिस तक जाना पड़ेगा। जज यहाँ पे सिंपली जो पार्टीज प्रेजेंट करती है उसके बेसिस पे केस डिसाइड कर देता है। जज ये अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता कि वो खुद से एविडेंस कलेक्ट करे और खुद से ट्रुथ को देखे कि सच्चाई क्या है। वेल, सेकंड सिस्टम हमारा है इंक्विस्टोरियल सिस्टम। इस सिस्टम में जो जज होता है वो बहुत ही मेन एंड एक्टिव रोल प्ले करता है एंड सेंटर स्टेज पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि इस सिस्टम में जज ही डिसाइड करता है फैक्ट्स क्या होंगे केस के, इश्यूज इन डिस्प्यूट क्या हैं, एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाएंगे और किस वे में कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे एंड जज ही उन एविडेंस को देन इवैल्यूएट करता है एंड लीगल क्लेम्स डिसाइड करता है। सो इस सिस्टम को बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव या इंटरवेंशनिस्ट सिस्टम भी कहा गया है, बिकॉज यहाँ पे लॉयर्स के रोल पर एंड क्रॉस एग्जामिनेशंस और अदर टेक्निक्स जो लॉयर्स यूज करते थे उस पर बहुत ही कम रिलायंस प्लेस है। ये सिस्टम कॉन्टिनेंटल यूरोप में फॉलो किया जाता है एंड वहां फॉलो किया जाता है जहां सिविल लॉ बेसिकली हो। वेल, इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एफिशिएंट है, क्योंकि जज ने ही सब कुछ डिसाइड करना है तो जज बहुत ही जल्दी डिसीजन दे सकता है एंड कोई भी डिले नहीं होता ट्रायल में। सेकेंड, इसका एडवांटेज ये है कि ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। यहाँ पे कोई भी रिच पार्टी पुअर पार्टी में फर्क नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज डन बाय जज। तो जज उस बेसिस पे नहीं डिसाइड करता कि कौन सी रिच पार्टी है, क्योंकि जब एविडेंस ही जज ने कलेक्ट करने हैं तो इस बात मैटर ही नहीं करती ये बात कि कोई पार्टी रिच है या पुअर। डिसएडवांटेज इस सिस्टम का ये है कि जब जज एक इन्वेस्टिगेटर का रोल प्ले करता है तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाता, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन करते टाइम हो सकता है कि वो अपने बायसनेस फ्रेम कर ले अपने माइंड में। एंड सेकंड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई जज को एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलता है जज इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो मे बी वो अपनी ड्यूटी में थोड़ा लैक कर जाए एंड इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके में इन्वेस्टिगेशन ना करे जैसे कि पार्टीज कर सकती हैं अपने लिए। सो ये है इस सिस्टम की डिसएडवांटेज। So our next topic is alternative dispute resolution.
जब भी किसी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है वे यूजुअली कोर्ट के पास जाती हैं एंड अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। बट कुछ ऐसे टेक्निक्स एंड मेथड्स भी होते हैं जहां पे आप लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना कोर्ट जाए। उन टेक्निक्स एंड मेथड्स को कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इंडियन जुडिशरी फॉलो करती है कोर्ट्स का सिस्टम एंड जुडिशरी का सिस्टम, वो तो ब्रिटिश एरा में आया था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे उन्होंने ये प्रॉपर इंडियन कोर्ट का सिस्टम सेटअप किया था। बट इससे पहले भी इंडिया में केसेस रिजॉल्व होते थे एंड वो किंग्स डिसाइड करते थे अपने स्पेशल कोर्ट्स के मेथड से। सो वैदिक एज में अगर हम देखें तो किंग्स ने अपने ट्रिब्यूनल सेटअप किए थे। कुछ ट्रिब्यूनल्स के एग्जाम्पल हैं कुला, जो फैमिली एंड कम्युनिटी के डिस्प्यूट रिजॉल्व करते थे, श्रेणी, जो बिजनेस के डिस्प्यूट रिजॉल्व करते थे, पुगा, जो ट्रेडर्स के और कॉमर्स के डिस्प्यूट रिजॉल्व करते थे। सो इन सभी में नेगोशिएशन के बेसिस पर एक थर्ड पार्टी या फिर एक किंग डिसाइड करता था पार्टीज के डिस्प्यूट को। सो ये सब मेथड बेस्ड थे नेगोशिएशन पर, मीडिएशन पर। और जब थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ, विलेजेस में पंचायती राज सिस्टम आ गया, पंचायत डिसाइड करने लगी केस लोगों के डिस्प्यूट को। मॉडर्न एरा में अब हमारे पास जुडिशरी है, कोर्ट सिस्टम है और इसके साथ साथ हमारे पास ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की भी टेक्निक्स हैं, जिसका सबसे पहला टाइप है आर्बिट्रेशन। सो आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट अरेंजमेंट है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, जहां पे एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी होती है जो एज अ जज एक्ट करती है एंड दोनों पार्टीज की साइड्स को सुनती है एंड देन अपना डिसीजन देती है। ये आर्बिट्रेशन का सिस्टम लेस फॉर्मल होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड जो भी जजमेंट आती है वो बाइंडिंग होती है पार्टीज पर। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पार्टीज या तो अपने खुद के अग्रीमेंट से चूज कर सकती हैं कि उन्हें आर्बिट्रेशन से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है, या फिर अगर वो कोर्ट के पास जाएं तो कोर्ट उन्हें रेफर कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ कमिंग टू कोर्ट आप आर्बिट्रेशन से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का ट्राई करो। सो इस आर्बिट्रेशन में पार्टीज के पास प्रॉपर फ्रीडम होती है कि वो एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकें उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। सो दोनों पार्टीज मिलकर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं एंड ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, बिकॉज कोर्ट्स में अगर आप जाओ तो वो पब्लिक के लिए भी ओपन होता है, कोई भी आपके कोर्ट को केस को सुन सकता है। बट आर्बिट्रेशन में आपका सभी जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो कॉन्फिडेंशियल रहती है एंड कभी भी बाहर नहीं आती। जो डिसीजन ये आर्बिट्रेटर देता है उसे कहते हैं आर्बिट्रल अवॉर्ड एंड ये डिसीजन बाइंडिंग होता है पार्टीज पर, पार्टीज को मानना ही पड़ता है ये डिसीजन, और ये डिसीजन इन्फोर्स भी एकदम कोर्ट के जजमेंट की तरह किया जाता है। आर्बिट्रेटर के पास पावर होती है कुछ इंटरिम मेजर्स लाइक टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। सो द टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन आर फर्स्टली डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जो विद इन इंडिया हेल्ड किया जाता है एंड इंडिया के रूल्स इंडिया के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड होता है फॉरेन आर्बिट्रेशन। इस आर्बिट्रेशन में यूजुअली आर्बिट्रेशन प्रोसेस किसी भी प्लेस आउटसाइड इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, बट इसकी जो डिक्री आती है, जो इसका अवार्ड आता है, वो इंडिया में इन्फोर्स होता है। देन होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक लंदन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, जिन्होंने अपने ऑफिसेस सेटअप किए गए हैं अराउंड दी वर्ल्ड। दिल्ली में भी इनका एक ऑफिस है। सो ये क्या करते हैं, अगर कोई भी पार्टीज में डिस्प्यूट होता है, आप डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूशन के पास जाइए, ये इंस्टीट्यूट आपको एक आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करेंगे जो आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। वेराज दूसरी कैटेगरी है एडहॉक आर्बिट्रेशन। ये ऐसी आर्बिट्रेशन होती है जहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाते, आप खुद से एक पर्सन अपॉइंट करते हैं आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। देन होता है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। सो इंडिया में भी कुछ ऐसे लॉज हैं जहाँ पे आर्बिट्रेशन रेकमेंड की गई है। सो अगर किसी लॉ के बेसिस पर आप आर्बिट्रेशन फॉलो कर रहे हैं तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। देन आता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सो अगर हमें किसी कंट्री, फॉरेन कंट्री के साथ आर्बिट्रेशन करनी है, या किसी कंपनी या कॉरपोरेट बॉडी के साथ आर्बिट्रेशन करनी है जो आउटसाइड इंडिया जिसका ऑफिस हो,
सो उसको हम इस आर्बिट्रेशन से उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। इंडिया में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है 1996 में जो आया था, जो प्रॉपर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन के रूल्स एंड द प्रोसेस डिस्क्राइब करता है। ये लॉ इंडिया में यूएन के रिकमेंडेशन पे आया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये मॉडल लॉ फ्रेम किया था, that is United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on International Commercial Arbitration 1985. So because India is a signatory of UN, इंडिया को भी आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट इंडिया में लाना पड़ा एंड एस्टैब्लिश करना पड़ा। सो नेक्स्ट एडीआर का मेथड है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इंडिया में 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स ऐड किए, 323A एंड 323B। इस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं कुछ स्पेशल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे कि इंडिया में एनजीटी से इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस होते हैं तो वो डायरेक्टली एनजीटी के पास जाते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास जाने के पास। एंड सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आया, जिसने सीएटी दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड एसएटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया। एंड इन दोनों ट्रिब्यूनल्स में सर्विस मैटर डील होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई भी अगर इशू हो डायरेक्टली। सो ट्रिब्यूनल होते कोर्ट्स की तरह ही हैं, बट मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, स्पीडी हमें जस्टिस देते हैं और इनएक्सपेंसिव जस्टिस देते हैं। सो ट्रिब्यूनल का बेसिक पर्पस जो था सेटअप करने का यही था कि कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो रिलीव कर सके एंड कुछ तरह के स्पेशल कैटेगरी के केसेस को डायरेक्टली ट्रिब्यूनल डील कर सके इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स। सो एक एल चंद्रा कुमार केस में ये बोला गया है कि ट्रिब्यूनल्स का पर्पस कोर्ट्स को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन भी हाई कोर्ट में स्क्रूटिनाइज किए जा सकते। नेक्स्ट मेथड ऑफ एडीआर हमारे पास है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन तो हमने समझा था कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो एक बाइंडिंग डिसीजन देती है। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन भी कुछ इसी तरह का होता है, बट माइन्यूट डिफरेंस होता है। मीडिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जिसका पर्पस डिसीजन देना नहीं होता, ना ही कोई सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है। मीडिएटर का काम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, मतलब सारा प्रोसेस और सारा काम पार्टीज को ही करना होता है, दोनों पार्टीज ही अपने सॉल्यूशन प्रपोज करती हैं। बट अगर वो पार्टीज किसी पॉइंट पे अड़ जाएं तो मीडिएटर का काम होता है कि वो डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करे, कोई सॉल्यूशन निकाले एंड आगे डिस्कशन को बढ़ा सके। सो बेसिकली सुनने का काम होता है मीडिएटर का। वेयर एज कंसिलिएशन में जो कंसिलिएटर अपॉइंट होता है उसका भी काम डिस्कशन को बढ़ाना ही होता है एंड दोनों पार्टीज को सुनने का होता है, बट वो सॉल्यूशन भी प्रपोज कर सकता है कि क्या पार्टी कौन सा सॉल्यूशन ले सकती है एंड किस सॉल्यूशन से उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। सो इन दोनों के ही मीडिएटर और कंसिलिएटर के पास कोई डिसीजन देने की पावर नहीं होती, ना ही इनके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, वेयरएज आर्बिट्रेटर का डिसीजन हमेशा बाइंडिंग होता है। मीडिएशन के प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे दोनों पार्टीज मिलके एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है, जिसका काम सिर्फ डिस्कशन को फैसिलिटेट करना होता है ताकि दोनों पार्टीज एक अग्रीमेंट पे पहुंच सकें। ये मीडिएशन दोनों पार्टीज अपने वॉलंटरी विल से फॉलो करती हैं एंड ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल टेक्निक है। यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, ये फास्ट है और सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। वेयरएज मीडिएशन में अगर तो डिसीजन ना निकल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिसीजन आ जाए तो पार्टीज के पास ये ऑप्शन होती है कि वो उस डिसीजन को एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सके। मीडिएशन के कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है इवैल्यूएटिव मीडिएशन। यहाँ पे मीडिएटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकता है, ये वो बता सकता है कि दोनों पार्टीज की स्ट्रेंथ क्या है एंड दोनों पार्टीज की वीकनेसेस क्या है, सो दैट पार्टीज अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पर मीडिएशन को आगे बढ़ा सके। और मीडिएटर ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट कोर्ट में जाता तो कोर्ट इसका क्या डिसीजन देता। सो इस तरह की मीडिएशन को हम कहते हैं इवैल्यूएटिव मीडिएशन।
सेकेंड तरह की मीडिएशन है फैसिलिटेटिव मीडिएशन। यहाँ पे दिस इज द काइंड ऑफ सिंपल मीडिएशन जहाँ पे मीडिएटर को कोई इवैल्यूएशन नहीं करनी होती, सिर्फ दोनों पार्टीज को सुनना होता है और उनकी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाना होता है। एंड अगर कोई पार्टी किसी पॉइंट पे अड़ जाए तो उन्हें हेल्प करना होता है कि कैसे वो मीडिएशन को आगे फॉरवर्ड लेके जा सकें। सो दोनों पार्टीज इस मीडिएशन में खुद से इश्यूज डिस्कस करती हैं एंड सॉल्यूशन पर भी खुद से ही पहुंचती हैं, मीडिएटर कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन। वेल यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग को, डेलिब्रेशन को, पर्सपेक्टिव टेकिंग को एंड कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाता है। एंड मीडिएटर दोनों पार्टीज को रिस्पॉन्ड करता है इस वे में जहाँ पे दोनों पार्टीज और ओपन हो सकें एंड चूज कर सकें उन्हें मीडिएशन में कैसे आगे बढ़ना है। सो इन शॉर्ट फैसिलिटेटिव मीडिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन दोनों मोस्टली सेम ही तरह की हैं। देन हमारे पास आता है मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन। नाउ जब मैंने आपको बताया था कि अगर मीडिएशन फेल हो जाए एंड दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात नहीं मान रही हैं, ना ही किसी सॉल्यूशन पे अग्री कर रही हैं, तो उन केसेस में अगर तो वो इस मीडिएशन को फॉलो कर रही हैं तो वो उस मीडिएशन को आर्बिट्रेशन में कन्वर्ट कर सकती हैं और जो मीडिएटर है वो आर्बिट्रेटर बन जाएगा और एक बाइंडिंग डिसीजन दे देगा जिसमें दोनों पार्टीज को उस डिसीजन को फॉलो करना ही पड़ेगा। लास्टली हमारे पास है ऑनलाइन मीडिएशन। अब ऐसा मीडिएशन जहाँ पे दोनों पार्टीज फिजिकली एक जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकती एंड वो जोग्राफिकली थोड़े डिस्टेंस पे हैं या कुछ डिसेबिलिटी है, लाइक जहाँ पे अब कोरोना वायरस की वजह से कुछ बैरियर्स आ गए थे, सो उसमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को यूज़ करके जो मीडिएशन का रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं ऑनलाइन मीडिएशन। प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है, एक न्यूट्रल पार्टी अपॉइंट होती है। मीडिएशन के कोई भी सेट रूल्स नहीं है, यहाँ पे हमेशा मीडिएटर पर डिपेंड करता है कि वो पार्टीज को बता सके कि उसने क्या रूल्स फॉलो करने हैं और ये मीडिएटर टू मीडिएटर डिपेंड करता है कि किस मीडिएटर को कैसे मीडिएशन को चलाना है। मीडिएशन स्टार्ट करने के लिए या तो कोर्ट भी रेफर कर सकता है पार्टीज को कि आप मीडिएशन ट्राई करके देखिए, या फिर दोनों पार्टीज लिटिगेशन से पहले ही, मतलब कोर्ट जाने से पहले ही अग्री कर लें कि हम कोर्ट जाने के बजाय मीडिएशन ट्राई करके देखते हैं, या फिर जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं तब कोर्ट रेकमेंड कर दे कि नो, प्रोसीडिंग को यहाँ स्टॉप करके हम पहले मीडिएशन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीलिएशन, जो मैंने आपको बताया एकदम मीडिएशन के जैसे है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कंसीलिएटर के पास पावर होती है कि वो पोटेंशियल सॉल्यूशन सजेस्ट कर सके पार्टी को उनकी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। देन पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि उन्होंने वो सॉल्यूशन मानने हैं या अपने खुद के कोई सॉल्यूशन बनाने हैं। वेल, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 2002 में एक अमेंडमेंट आई थी जिसने सेक्शन 89 ऐड किया था। सो ये सेक्शन 89 मीडिएशन एंड कंसीलिएशन को प्रमोट करता है एंड कहता है कि कोर्ट को अगर लगे किसी भी केस में कि मीडिएशन और कंसीलिएशन ट्राई करनी चाहिए तो कोर्ट रेकमेंड कर सकता है। देन हमारे पास आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है ऑफ 1996 जो इस आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोसेस को वैलिडेट करता है। एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 भी, जो इंडिया में एक लॉ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो भी इस आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड। नेक्स्ट एडीआर की टेक्निक है लोक अदालत, जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। सो यहाँ पे भी ये सिमिलरली कोर्ट ही है जहाँ पे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके डिसीजन दिए जाते हैं। बेसिकली ये कोर्ट के बर्डन को रिलीव करता है एंड लिटिगेंट्स को लॉन्ग क्यूज में नहीं खड़ा होना पड़ता जस्टिस लेने के लिए। जो यहाँ पे जज होते हैं वो होते हैं सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर और 2 अदर मेंबर्स, जिनमें से एक होता है लॉयर और एक होता है सोशल वर्कर। ये लोक अदालत सिविल या फिर नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है एंड प्रमोट करता है फेयरनेस, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ एनिमोसिटी एंड वॉलंटरीनेस। वेल, यहाँ का बेनिफिट ये है कि कोई भी कोर्ट फी नहीं होती, कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज नहीं होते, बहुत ही जल्दी डिसीजन आता है, स्पीडी डिसीजन आता है, पार्टीज डायरेक्टली जज के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, लॉयर्स का भी ऐसा कोई नीड नहीं होता एंड जो डिसीजन आता है वो कोर्ट जो पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। सो आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है फ्री एंड फेयर लीगल एड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, उसने सेटअप किया था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये एक्ट सेटअप आया था
जहां पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी लीगल सर्विस अथॉरिटीज, जिनका काम था फ्री लीगल एड वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करना। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुई थी 2002 में, जहां पे लोक अदालत परमानेंटली एस्टैब्लिश कर दिए गए थे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी इसी एक्ट के अंडर सेटअप हैं, जिनका काम है पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, स्कीम्स को डिफाइन करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना फंड को, प्रोग्राम्स को, लिटरेसी कैंप्स को उन लोगों को जो नीड में है एंड लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खुद से लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को जस्टिस प्रोवाइड करने का ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओम्बड्समैन। ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। ये अपॉइंट होता है लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ओम्बड्समैन को अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि जितनी भी कंप्लेंट्स आए ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या उनके वर्कर्स के अगेंस्ट, वो मीडिएशन से रिजॉल्व हो सकें। सो ओम्बड्समैन का काम यही होता है कि जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करे, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उन्हें देखे एंड अगर किसी पर्सन को पुअर सर्विस मिल रही है या किसी भी पीपल के राइट ब्रीच हो रहे हैं, उनको ठीक करे। सनातन कमेटी ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन दी थी एंड ये कमीशन इंडिया में एस्टैब्लिश भी की गई। इस कमीशन का पर्पस है सारी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करना, जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी अदर सेक्टर के अगेंस्ट आए, एंड सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना उन अथॉरिटीज़ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, उनकी प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिव्यूइंग एंड रिफॉर्म करना उनके विजिलेंस वर्क। देन हमारे पास है लोकपाल एंड लोकायुक्ता। लोकपाल होता है केयर टेकर ऑफ पीपल एंड लोकायुक्ता होता है अपॉइंटेड बाय द पीपल। एक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इंडिया में आया था 2013 में एंड इस एक्ट का बेसिकली यही पर्पस था कि जितनी भी ब्राइबरी हो रही है या करप्शन हो रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, या पब्लिक सर्वेंट्स अगर कोई भी ब्राइबरी एक्सेप्ट कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करना एंड उनको डील करना। सो यहाँ पे सारे पब्लिक सर्वेंट्स, इवन द एक्स एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, अगर किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेंट आती है करप्शन की या ब्राइबरी की, तो ये कमेटी रिजॉल्व करती है। इस कमेटी में 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल होना चाहिए कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, एंड जो इंक्वायरी होती है इन एस्टीम्ड पर्सन्स के अगेंस्ट वो इन कैमरा होती है, मतलब वो पब्लिक के लिए अलाउ नहीं होती, वो ना ही पब्लिक में उसके रिकॉर्ड्स पब्लिश होते हैं। सो जो लोकपाल का चेयरमैन होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, या कोई भी ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी जो अपने आउटस्टैंडिंग लीगल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के लिए रिकॉग्नाइज्ड है एंड जिनका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स से ज़्यादा है एंटी करप्शन पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस एंड फाइनेंस के मैटर्स को डील करने के लिए। सो टोटल मेंबर्स इसके 8 होते हैं, जिसमें से 50% मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होना नेसेसरी है। जो इसकी पावर है वो सेम एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरह है। इसमें एक इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन विंग होता है इस एक्ट के अंडर, एंड इवन ये गवर्नमेंट को भी रेकमेंड कर सकते हैं कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको डील करने के लिए। ये एक्ट ये बोलता है कि हर स्टेट में एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लोकायुक्ता, जो डील कर सके वहाँ के करप्शन और ब्राइबरी के केसेस को पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट। ये थी हमारी सारी एडीआर की टेक्निक्स जो इंडिया में फॉलो होती हैं। अब इन सब टेक्निक्स का फ़ायदा क्या है? हम नॉर्मल कोर्ट में जाने के बजाय एडीआर की टेक्निक्स को क्यों फॉलो करें? इसलिए फॉलो करें क्योंकि यहाँ पे स्पीडी जस्टिस मिलती है, ये इनफॉर्मल है, चीपर है एज़ कम्पेयर टू द कोर्ट सिस्टम, बहुत ही कन्वीनियंट फॉरम है पार्टीज़ को, कोई भी किसी भी टाइम पे, किसी भी प्लेस पे, प्रोसीजर पे ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा सकती हैं। और अगर कोई भी टेक्निकल नेचर का डिस्प्यूट है तो उस ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है जो उस फील्ड में एक टेक्निकल हो, उस फील्ड की नॉलेज रखता हो, अनलाइक द जजेस जो कोर्ट में बैठे होते हैं जिन्हें टेक्निकलिटीज़ कुछ फील्ड्स की इतनी नहीं पता होती। सो एडीआर का ये भी बेनिफिट है कि इंडिया में हमारे पास कोर्ट्स एंड जजेस कम हैं, सो उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए एडीआर टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज लिटिगेशन बढ़ रही है इंडिया में
पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए एडीआर फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी यहाँ पे एडीआर में कम पड़ती है एंड डिसीजन भी जल्दी आ जाता है, डिले नहीं होता। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन।